हेलो गाइस, आज के स्टोइशियोमेट्री के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज यील्ड के बारे में। स्टोइशियोमेट्री के लेक्चर में आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज यील्ड। तो ये जो यील्ड वर्ड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बहुत जगह यूज़ होता है। सबसे कॉमन जगह अगर आपने सुना होगा तो यील्ड यूज़ होता है जब हम बात करते हैं फसलों की, कि हमने फसल उगाई तो कितने परसेंट यील्ड हुई, ठीक है ना। तो वहाँ पर मतलब लाइक आउटपुट, बेसिकली कुछ कुछ मिलता जुलता वर्ड है आउटपुट से, कि कितना आउटपुट आया, कि हमने कोई भी फसल उगाई तो उसमें जो आउटपुट आया उसे हम यील्ड में कहते हैं कि कितनी यील्ड हुई। ओके, तो मतलब ये कुछ आपका लेमेन टर्म्स में आपको बता रहा हूँ कि क्या है, फीलिंग आनी चाहिए यील्ड की, कि उसे आउटपुट के टर्म्स में आप रिलेट कर सकते हो। तो परसेंटेज यील्ड क्या होता है? तो अगर आप परसेंटेज यील्ड बाय इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला बात करो तो परसेंटेज यील्ड होता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म्ड, कहीं पे भी बात कर सकते हो आप। फसलों के टर्म में बात करो तो प्रोडक्ट की जगह फसल हो जाएंगी, फॉर्म्ड की जगह उगना हो जाएगा, कि कितनी फसल उगी डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट शुड हैव बीन फॉर्म्ड। अब ये शुड हैव का मतलब समझ रहे हो? ये शुड हैव का मतलब समझ रहे हो? फॉर्म्ड मतलब, और इंटू 100% कर दोगे परसेंटेज के लिए, अगर परसेंटेज यील्ड की बात करो तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, कितना फॉर्म हुआ, डिवाइडेड बाय कितना फॉर्म होना चाहिए था। होना चाहिए था का क्या मतलब हुआ? आइडियल कंडीशन। क्योंकि जैसे फसल की बात करें अगर हम नॉर्मल, तो जब फसल उगती हैं तो यील्ड कैसे मेजर करेंगे? कितनी फसल उगी डिवाइडेड बाय कितनी, अगर कोई मतलब सबसे बेस्ट पानी होता, बेस्ट ज़मीन होती, सब कुछ बेस्ट होता, सब कुछ आइडियल होता, तो कितनी उगनी चाहिए थी, तो उससे हमारी यील्ड निकलती है। ऐसे ही हम केमिकल्स में कोई रिएक्शन की बात करें कि A प्लस बी गिव सी, हमारी ये रिएक्शन है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि दोनों का एक एक मोल ले लिया, तो जो रिएक्शन होती है, जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इसका एक मोल बनना चाहिए था। तो ये लेकिन हमारा आइडियल वर्ड है। हम जो लैब में जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो अगर इसका एक एक मोल लेंगे तो कुछ ना कुछ कहीं कहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगी, कहीं हीट ज़्यादा हो जाएगी, पता नहीं क्या होगा, फाइनली इसका एक मोल नहीं बनेगा, मान लो इसका 0.8 मोल्स बने। तो जो ये 0.8 की वजह से इसकी जो यील्ड हुई, परसेंटेज यील्ड हुई, वो हुई 0.8 जितना बना डिवाइडेड बाय 1 इंटू 100%, मतलब 80%। तो इसकी परसेंटेज यील्ड जो सी की हुई वो 80% हुई। इसका मतलब है कि जब सी प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो जो रिएक्शन में आइडियली बनना चाहिए था वो नहीं बनेगा, बल्कि उसका 80% बनेगा। तो अगर 1 मोल बनना चाहिए था, 1 मोल नहीं बनेगा, 0.8 मोल्स बनेंगे। तो आपको परसेंटेज यील्ड ऐसे यूज़ करते हैं। तो आपको रिएक्शन देंगे कोई भी और आपसे बोलेंगे कि इसकी परसेंटेज यील्ड 50% है, और फिर हम कहेंगे कि जो सी फिर फाइनली बना, फिर उसकी हम कोई और रिएक्शन करवा रहे हैं, मान लो सी प्लस डी कुछ ई रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हमसे फाइन, और इसकी बोले परसेंटेज यील्ड 100% है, मतलब 100%, अगर मतलब परसेंटेज यील्ड नहीं देते इसका मतलब है 100% कि आइडियल केस है, सब कुछ सही हो रहा है। तो मान लो आपने इसका एक मोल लिया, बी का भी एक मोल लिया, सी का आपका एक मोल बनना चाहिए था, आपसे बोला गया कि जो सी की यील्ड है वो 50% है। आपसे बोला गया जो सी की यील्ड है वो 50% है। तो उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक मोल नहीं बनेगा, 0.5 मोल्स बनेंगे। उसके बाद 0.5 मोल्स आपने सी के लिए, डी के मान लो एक्सिस है मोल्स, ठीक है ना, तो मान लो 4 मोल्स है, तो यहाँ पे वो वाला केस लग जाएगा, बेसिकली लिमिटिंग रिएजेंट वाला एक तरीके से, कि जिसके कम मोल्स होंगे उसके हिसाब से रिएक्शन करवाएंगे। तो डी के सिर्फ आधे मोल्स यूज होंगे, तो लेकिन क्योंकि इसकी यील्ड 100% है तो ई के टोटली फाइनली 0.5 मोल्स बनेंगे 1:1:1 में। इसके टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे अगर ये है तो टाइम टी इक्वल्स टू सम 0 प्लस सेकंड पे इसके 0 मोल बचेंगे, इसके 3.5 मोल्स बचेंगे, और इधर यहाँ पे अगर स्टार्टिंग में 0 है तो इसके 0.5 मोल्स हो जाएंगे। तो क्या हुआ? तो आपको अगर फाइनली ई का पूछा गया तो आप यहाँ पे मतलब क्या कन्फ्यूजन हो सकता है, मतलब अगर परसेंटेज यील्ड नहीं लगाओगे तो आप इस हिसाब से करोगे कि एक मोल एक मोल एक मोल बना, फिर एक मोल 4 मोल, 4 मोल तो यूज़ नहीं होंगे, सिर्फ उसका एक ही मोल यूज़ होगा, यहाँ पे 3 मोल बचते, और ई का भी 1 मोल बचता। लेकिन क्योंकि परसेंटेज यील्ड लगा दी, इसका मतलब जो पहली रिएक्शन है उसमें जो परसेंटेज यील्ड हमें दे रखी 50% है, इसका मतलब जो रिएक्शन है वो जब प्रोडक्ट बनाती है तो वो पूरी रिएक्शन प्रोडक्ट नहीं बना पाती, सिर्फ उसका जितना प्रोडक्ट बनना चाहिए तो उसका आधा बनता है, तो 0.5 मोल्स बने। तो समझ में आ गई ना परसेंटेज यील्ड की सबसे बेसिक डेफिनेशन, कितना प्रोडक्ट बना डिवाइड बाय कितना बनना चाहिए था आइडियली। तो वो परसेंटेज यील्ड होती है, कि रियल लाइफ में यील्ड इसलिए यूज़ करते हैं कि जितनी ज़्यादा अच्छी यील्ड होगी उतना ज़्यादा हमारा पता चला कि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे हैं, हमारा इन्वायरमेंट अच्छा है, हमारी कंडीशंस अच्छी हैं।
तो इस जब हम मतलब किसी लैब के बारे में बात करेंगे वहाँ पे तो हम देखते हैं कि हाँ इस एनवायरनमेंट में परसेंटेज यील्ड अच्छी आ रही है, मतलब जो हम केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, जो हम एक्सपेरिमेंट्स में जो भी हम मतलब क्या कहते हैं आपके ऑब्जेक्ट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ कर रहे हैं वो सब अच्छे क्वालिटी के हैं, तो इसलिए जो हमारी रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड है वो अच्छा फॉर्म हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो वो परसेंटेज यील्ड जो है ये इन सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करती है। ओके, तो परसेंटेज यील्ड का आपको बेसिक फंडा आपको क्लियर हो गया। पहले एक बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं इस परसेंटेज यील्ड पे, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अगर तो क्वेश्चन है कि आपका ऐसे एक रिएक्शन है 4Al + 3O2 गिव्स 2 times Al2O3। तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, बेसिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, हमने इसे बैलेंस भी कर दिया। ओके, हमें गिवन है कि हमने एल्यूमिनियम्स के कितने मोल लिए, इनिशियली हमने इसके मोल्स लिए हैं 8 मोल्स, 8 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम मैं लेके चला, ऑक्सीजन मान लो एक्सिस में है, कुछ भी है। ओके, और हमें फाइनली बताना है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कितने मोल्स बनेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कितने मोल्स बनेंगे, एक क्वेश्चन मार्क है। और अगर एक क्वेश्चन सिंपल होता, यील्ड की बात नहीं करते, तो अगर इसके 8 मोल्स लेंगे तो आप देख सकते हो 4 के रेशियो क्या है, 4:3:2 है। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से रेशियो देखते हैं एनालिसिस जब करते हैं, तो मतलब अगर इसके 4 मोल्स लोगे तो ऑक्सीजन के 3 मोल्स यूज़ होंगे और Al2O3 के 2 मोल्स बनेंगे। अगर मैं कहता हूँ एल्यूमिनियम के 8 मोल्स लिए तो ये 6 ऑक्सीजन के यूज़ होते हैं और 4 Al2O3 के बनते, ये आइडियली था। अब मुझसे क्या कहा गया, मुझसे कहा गया कि जो परसेंटेज यील्ड है इस रिएक्शन में वो कितनी है, मेरी 50% है। अब कितने मोल्स बनेंगे ये मुझसे पूछा गया, तो सिंपल सादी सी बात है, 50% आपको परसेंटेज यील्ड दे रखे, इसका मतलब है जो अमाउंट फॉर्म्ड हुआ वो x मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय Al2O3 के जितने मोल्स बने उन्हें x मान लेते हैं, जितने बनने चाहिए थे, कितने बनने चाहिए थे, 4 बनने चाहिए थे, 4 × 100% इज इक्वल्स टू 50%, राइट। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि 50 को आप ये काटोगे तो 2, तो 4 उधर गया, 2 इधर गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, बेसिकली 2 मोल्स आ गई। तो 2 मोल्स बनेंगे Al2O3 के। नॉर्मली भी सोच सकते हो 4 बनने चाहिए थे, 50% है तो 2 बनेंगे, आधे हो जाएंगे उसके। मैंने ये फॉर्मूले से इसलिए लिख दिया ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो, लॉजिकली बिल्कुल मतलब लेमैन भाषा में बात कर सकते हो कि अच्छा जी एल्यूमिनियम ऑक्साइड के 4 मोल्स बनने चाहिए थे अगर मैं एल्यूमिनियम के 8 मोल्स लेता नॉर्मल केस में, लेकिन आप कह रहे हो परसेंटेज यील्ड 50% है, इसका मतलब जो भी मेरा प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो 50% फॉर्म होगा। 4 बनने चाहिए थे, 50% का मतलब आधा, 4 का आधा 2, तो 2 मोल्स बनेंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है परसेंटेज यील्ड का, कोई कंफ्यूज नहीं होना इसमें, राइट, कुछ कंफ्यूजन की बात ही नहीं, बहुत सिंपल है। तो इसी परसेंटेज यील्ड को लेके एक और हल्का सा टॉपिक और आगे बढ़ा देते हैं, ओवरऑल यील्ड की बात अगर हम करते हैं, ओवरऑल यील्ड की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास रिएक्शन है A + B गिव्स C + D गिव्स E + F गिव्स G, ठीक है। और इसमें जो परसेंटेज यील्ड है पहली रिएक्शन में, परसेंटेज यील्ड की अगर हम तीनों की रिएक्शन में बात करें तो वो है मेरा कुछ XYZ परसेंटेज है मान लेता हूँ, तो ओवरऑल मतलब तो फिर फाइनली मतलब जी में ओवरऑल यील्ड कितनी होगी, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ओवरऑल यील्ड कितनी है इस रिएक्शन की, कि फाइनली जो जी बनेगा वो कितना बनना, ओवरऑल यील्ड का मतलब कि फाइनली जो जी जितना बना डिवाइडेड बाय जी जितना बनना चाहिए था अगर तीनों रिएक्शन नॉर्मल होती, परसेंटेज यील्ड मतलब 100% होती, पूरा रिएक्शन हो रही होती, तो जितना जी बना डिवाइड बाय जितना जी बनना चाहिए था इंटू 100%, तो वो हमारी क्या निकलेगी, ओवरऑल यील्ड निकल जाएगी। तो जब आप उसे फॉर्मूले से करोगे तो उसका आंसर आएगा आपका x/100 इंटू y/100 इंटू z/100 इंटू 100%, राइट, ओवरऑल यील्ड। तो इसका मतलब अगर ये यहाँ पे 50% होती, ये यहाँ पे 100% होती, यहाँ पे अगेन 50% होती, आपके पास अगर ये चीज़ें होती XYZ में 50%, Y 100% और Z 50% और आपसे इसकी ओवरऑल यील्ड पूछ जाते तो आप इसे लिखते कि 50/100 इंटू 100/100 इंटू 50/100 इंटू 100%, आधा 1/4, तो 25% आपकी यील्ड आती ओवरऑल, कि मतलब कि अगर मैं इनिशियली एक मोल ए और बी का अगर मैं एक मोल लेता हूँ इनिशियली, तो जी का मेरा कितना बन जाता है, इसका एक लिया तो एक सी का बनता, एक सी का लिया तो एक ई का बनता, एक ई का लिया तो एक जी का बनता,
तो इनिशियली अगर हम नॉर्मल बात करें, अगर मैं ए और बी का 1 मोल लेता तो मेरा जी का क्या बनता, 1 मोल बनता। अगर सब एक्सिस में है, कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, डी और एफ यहाँ पे मैंने बात नहीं की, तो डी और एफ मतलब एक्सिस में, लिमिटिंग रिएजेंट कुछ नहीं है, 1 से ज़्यादा एटलीस्ट। तो ए और बी का अगर मैं 1 मोल लेता तो मेरा जी का कितना बनता, 1 मोल बनना चाहिए था नॉर्मल रिएक्शन में, अगर कोई ईल्ड की हम बात नहीं करते तो। ठीक है, अब मैं ईल्ड की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप देखोगे ए और बी का अगर मैंने 1 मोल लिया तो सी का कितना बनता, आधा मोल बनता, क्योंकि 50% ईल्ड है। उसके बाद सी का मैंने आधा मोल यहाँ पे आता तो वो ई के कितने बनाता, आधे मोल ही बनाता, क्योंकि यहाँ पे 100% ईल्ड है दूसरी वाली रिएक्शन में। उसके बाद आधा मोल ई का जी के कितने मोल बनाता, आधे का आधा 0.25 मोल्स बनाता, क्योंकि 50% दोबारा से है इस रिएक्शन में, राइट। आधे से आधा बनना चाहिए था, लेकिन क्योंकि 50% है तो उसका भी आधा हो गया, तो 0.25 बना, तो 0.25 मोल्स बनते। तो बनने चाहिए थे 1, बने 0.25, तो 0.25 डिवाइड बाई 1 तो 1/4 आ गया ना, बेसिकली 25% आ गया बेसिकली। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि आप नॉर्मली आपने एक एक करके किया और फाइनली आपने इस फॉर्मूले से किया तो आंसर आपका सेम आ रहा है। तो मैं ये दिखा रहा हूँ, ये फॉर्मूला अप्लाइड होता है आपका। तो आप ऐसे इस फॉर्मूले को, तो ओवरऑल यील्ड आप ऐसे लगा सकते हो अगर आपको वो तीनों रिएक्शन, लेकिन आप इसमें कनेक्ट भी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है ना। और कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होना चाहिए बीच में, कि मान लो यहाँ पे सी तो है लेकिन बीच में अगर डी लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता तो गड़बड़ जाती। तो जब एक्सपेरिमेंट, जब आप क्वेश्चन करोगे एग्जाम में, तो दिमाग खुला रख के करना है। कई बार वो आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए यील्ड भी दे देंगे और साथ में हो सकता है लिमिटिंग रिएजेंट भी बढ़ा दे, तो दिमाग खुला रख के करना है। अच्छा, अगर डी लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा तो उसके हिसाब से रिएक्शन होगी, सी का महत्वपूर्ण खत्म हो जाएगा, तो फिर डी के हिसाब से ई में रिएक्शन होती है, और फिर ई के जो ई यहाँ पे फाइनली बनता है उसकी यील्ड आप लगाते वगैरह। तो थोड़ा बहुत ये ध्यान रखना है। बाकी यील्ड वाला फंडा क्लियर होना चाहिए ना। लिमिटिंग रिएजेंट एक अलग कॉन्सेप्ट है, यील्ड एक अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों एक साथ अप्लाई हो सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन मतलब तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो ओवरऑल यील्ड का आपको ये कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर भी अगेन ओवरऑल यील्ड पे, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। तो आपका ये क्वेश्चन है जिसमें कैल्शियम कार्बन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट कहेंगे, कैल्शियम कैल्साइड कहेंगे शायद इसे, बनाता है। उसके बाद ये CaCO2 नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, CaCN2 बनाता है, प्लस कार्बन अलग निकाल लेता है। उसके बाद CaCN2 पानी के साथ रिएक्ट करके NH3 और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो ये आपके रिएक्शंस हैं, ये 3 रिएक्शंस हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं तीनों रिएक्शंस कम कैसे इंटरलिंक्ड है। ये CaCO2 जो बना वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, जो CaCN2 बना फिर अगेन यहाँ पे यूज़ हो रहा है, एंड फाइनली रिएक्शन हो रही है। तो ये आपकी इंटरलिंक्ड रिएक्शन है। बेसिकली जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो आगे रिएक्शन में यूज़ होता है एज ए रिएक्टेंट, और फिर जो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट बना वो फिर एज ए रिएक्टेंट यूज़ होता है। ओके, तो अब अगर आपको इनिशियली आपको दिया गया कि आपके 10 मोल्स आपने लिए थे कैल्शियम के, आपसे पूछा गया कि कैल्शियम कार्बोनेट के फाइनली कितने मोल्स बनेंगे। आपको दिया गया कि पहली रिएक्शन का ओवरऑल यील्ड 50% है, दूसरी का 100 है, और इसका 50% है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि इसका 1 मोल लेंगे तो इसका 1 मोल बनेगा, इसका 1 मोल लेंगे तो इसका 1 मोल बनेगा, इसका 1 मोल लेंगे तो इसका 1 मोल बनेगा, मतलब 1:1:1:1:1:1 ये रेशियो है हमारा। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से आप रेशियो देख सकते हो। तो अगर 10 मोल मैंने Ca के लिए, तो आइडियल वर्ड में मेरे 10 मोल बनने चाहिए थे CaCO3 के, 10 मोल मेरे बनने चाहिए थे, शुड हैव फॉर्म्ड। ओके, बने कितने, x मान लेते हैं, x बने, तो x/10 इंटू 100%, ये हमारी क्या होगी, परसेंटेज ओवरऑल यील्ड होगी। ओवरऑल यील्ड एक तो यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं फॉर्म, ये तो क्या हुई, ये डेफिनेशन से हुई। एक हम निकाल सकते हैं ओवरऑल यील्ड जो हमने अभी ऊपर फॉर्मूले से करी है। पहली रिएक्शन में कितनी है, 50%, तो लाइक 50/100 तो हाफ हो गया। दूसरी रिएक्शन में कितनी है, 100/100 तो 1 हो गया। तीसरी रिएक्शन में कितनी है, 50/100 तो फिर से हाफ हो गया, इंटू 100%, ये आ गई। तो ये आपकी कितनी आ गई, बेसिकली 25% आ गई, राइट। तो 25%, तो ये से आप 10 खा सकते हो। तो एक्स की वैल्यू आपकी 2.5 मोल्स आ गई, एक्स की वैल्यू आपके कितना आ गई, 2.5 मोल्स आ गई। तो मतलब जो CaCO3 के फॉर्म्ड होंगे मोल्स वो 2.5 मोल्स बनेंगे। अगर मैं 10 मोल्स कैल्शियम के लेके स्टार्ट करता हूँ रिएक्शन को, तो मेरे 2.5 मोल्स आंसर आएगा। 10 मोल्स आना चाहिए था अगर आइडियल वर्ड होता, क्योंकि यहाँ पे लेकिन आइडियल वर्ड नहीं है, यील्ड में प्रॉब्लम्स हैं कुछ, 50%, 100% और 50%। तो उसके हिसाब से जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, तो इसका अगर मैंने 10 मोल लिया तो इसके मेरे 5 मोल्स बनेंगे। इसके मैंने 5 मोल्स लिए तो CaCN2 के भी 5 मोल्स बनेंगे। इसके 5 मोल्स लिए तो इसके 2.5 मोल्स बनेंगे। ऐसे भी आप जल्दी से कर सकते हो, क्योंकि 50% है तो आपको सिंपल दिख रहा है कि आधा बनेगा, मतलब 10 के 10 बनने चाहिए थे, लेकिन 50% है तो 5 बने। 5 के 5 बनने चाहिए थे, 100% है तो 5 ही बनेंगे। 5 के 5 बनने चाहिए थे, लेकिन 50% है तो 2.5 बनेंगे।
तो आपका ये आंसर आ गया 2.5। तो यील्ड वाला आपको कॉन्सेप्ट मोस्ट प्रोबेबली अब क्लियर हो गया होगा, और यील्ड भी सिंपल हो गई। यील्ड निकालना है, बेसिक डेफिनेशन याद रखनी है, बाकी आप सब कुछ भूल भी जाओगे ना तो भी एग्जाम में हो जाएगा, लेकिन बेसिक डेफिनेशन रखनी है। कितना बना डिवाइडेड बाय कितना बनना चाहिए था इंटू 100%, ये यील्ड की डेफिनेशन है। इस पॉइंट को ध्यान रखोगे तो बाकी सब तो मैंने जो आपको बताया हो, तो उसके ऊपर मैंने महल बनाया, ताजमहल। जो बेसिक है, जो नींव है इस बिल्डिंग की, वो ये है कि कितना बना डिवाइड बाय कितना बनना चाहिए था इंटू 100%, ये यील्ड की डेफिनेशन होती है। इस डेफिनेशन को दिमाग में रखना है बस, बाकी सब आप खुद कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे वहाँ पे तो आप कर सकते हो। ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं बताई जो मैंने आपको बताई ना। ये जो ओवरऑल यील्ड का फॉर्मूला था, ये भी ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप ओवर फॉर्मूला ना लगाओगे तो जैसे मैंने ये बताया, ऐसे भी आप नॉर्मल एक एक रिएक्शन से भी कर सकते हो। तो वो सारी बातें तो ये तो लाइक इसके ऊपर है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फॉर्मूला जो उसका जो बेसिक डेफिनेशन है कि यील्ड होता है जितना बना डिवाइडेड बाय जितना बनना चाहिए था, प्रोडक्ट फॉर्म डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट दैट शुड हैव बीन फॉर्म्ड इनटू 100%। चलो, तो हम यील्ड का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म करते हैं। हमारा स्टोइशियोमेट्रिक लेक्चर लाइक अब ख़त्म होने पे आ गया है। एक आध चीज़ और बची होगी, मैक्सिमम टॉपिक्स कोई एरा गैरा, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं स्टोइशियोमेट्री का और ख़त्म करते हैं। एक बार फिर आपको समरी में दिखा दूंगा हमने क्या क्या किया, ताकि आप भूलें ना। थैंक यू।